अब मैं कुछ समय देना चाहता हूँ कि कुछ सवाल हो गए इस टॉपिक के ऊपर या ओवरऑल प्रेगनेंसी और योगा के ऊपर, तो लोग पूछे तो मैं उसके अनुसार उसके आंसर दे दूंगा। कुछ सवाल लिखे गए हैं? Yes, if anyone has any question, please write down or you can just unmute yourself and talk to sir. Ma'am, No one namaste. has. Gomti here. I'll just on my video. Actually, I'm out. I just got your link. Dr. Sir, thank you so much for a wonderful explanation about the pranayam. I used to take भ्रामरी जैसे आपने बताया है, बट ये याहू ब्रीदिंग में जो थोड़ा सा डाउट है, मतलब ये या करके हु करना है कि मुंह से फूक फेंकनी है बाहर? हाँ, दोनों या और हु दोनों मुंह से ही आएंगे और दोनों एक्सहेलेशन में आएंगे। ठीक अच्छा, है, जैसे या तो पहले मैंने सांस आधा दोनों रखा है, सीधा से अंदर ले लो। हाँ, जैसे हाँ, मैंने या हाफ तो रखा एक्सेल है तो हाँ हु, हाँ, हु आधा हा में, मतलब हु हाफ हाँ हाँ कंप्लीट हाँ होगा। हाँ, वो अपने तरीके या से आप एडजस्ट हु, कर लो 50। हाँ, यस, ओके। अपने और तरीके से डॉक्टर जैसे 50-50 कर हाँ सकते हाँ, हैं। ओके। और डॉक्टर याहू मैंने भी जैसे 2 से लेके 5 मिनट तक करवाना है। हाँ, यानी वो ऑप्शन है, जैसे मैंने भ्रामरी बताया वैसे याहू वो एक ऑप्शन है। हाँ, बहुत अच्छा डॉक्टर, थैंक यू सो मच। मुझे बड़ा हाँ अच्छा लगा सुन के सारा हाँ, कि डॉक्टर साहब ने क्योंकि हमें बहुत अच्छा गाइड किया है, तो हम हाँ उसको फॉलो कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ, इन विच मंथ वी कैन स्टार्ट गर्भ संस्कार? गर्भ संस्कार जो है, अब इसमें एक आयुर्वेदिक अप्रोच है, एक योगिक अप्रोच है। तो आयुर्वेदिक अप्रोच जो है उसमें कुछ मेडिसिन यूटिलाइज हो जाते हैं, तो वो मैडम जैसे बताएंगे वैसे वो तीसरे चौथे महीने में वो गर्भ संस्कार हो जाते हैं। लेकिन योगिक अप्रोच जो है, गर्भ संस्कार का मतलब फिटस के जो माइंड है उसको एक अच्छे पर्सनालिटी के लिए एक फाउंडेशन देना, और वो संस्कार हम पूरे 9 महीने तक कर सकते हैं। तो जैसे प्रेगनेंसी अनाउंस हो जाएगी, वहां से शुरू करो, उसी दिन से, एक दिन भी मत गमाओ। हम्म, आप बोले कि ये जीजाबाई का उदाहरण देते हैं महाराष्ट्र में, कि उसके मन में वही था कि मेरा बेटा राजा बनेगा और वो संघर्ष करेगा। अब जैसे उनके संकल्प थे वैसे फिटनेस ने ग्रहण कर लिए। लेकिन आप देखो कि जब ताराबाई प्रेग्नेंट थी, जब वो मुगलों ने उसको पूरे किले को घेर लिया था और वो 6 साल तक घेर लिया था, और उस वक्त ताराबाई की 3 प्रेगनेंसी हो गई किले पर, और तीनों बार एक डर था ना, तो 9 महीने केवल डर में, कि एक चिंता में कि ये कब अटैक हो जाएगा, कैसे, तीनों बार उनको जो संतति हो गई थी वो मेंटली रिटायर्ड हुई थी। तो आप ये समझ सकते हैं कि एक प्रेग्नेंट लेडी का मन जो है वो पॉजिटिव रखना कितना जरूरी है। मैं कहता हूँ कि कुछ बच्चे एंटी सोशल हो जाते हैं, कुछ बच्चे हाइपर इमोशन में जाते हैं, पैनिक फोबिक हो जाते हैं। उसका फाउंडेशन हमें यहाँ फिटल स्टेट में ही करना चाहिए, कि जितना हो सके उतना हम उस प्रेग्नेंट लेडी के मन को काम रखे, पॉजिटिव रखे। तो फिर बच्चों में ओसीडी, डिप्रेशन, पैनिक फोबिकनेस, ये जो प्रॉब्लम्स है वो बिल्कुल कम हो जाएंगे। अभी इफ प्रेग्नेंट वुमन होल्ड द ब्रेथ फॉर लॉन्ग टाइम, इज इट गुड और बैड? देखो, कुंभक का महत्व तो मन को शांत करना है, लेकिन मन शांत तो केवल पूरक रेचक से भी हो सकता है। प्रॉब्लम क्या है कि कुंभक में हम मूलबंध लगाते हैं और उस वक्त एब्डोमेन के मसल का कॉन्ट्रैक्शन भी करते हैं। ओके, अब यहाँ हम क्या कहते हैं कि अगर इफ शी होल्ड फॉर ए लॉन्गर टाइम, ये एब्डोमेन के मसल का अननेसेसरी कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा जो हम नहीं चाहते। और दूसरी बात यह है कि प्रेगनेंसी में ब्रेथ होल्डिंग की जरूरत नहीं है। प्रेगनेंसी में मैं कहता हूं कि कैसे ब्रेथ लेना है उसकी जरूरत है, यानी हाउ टू इम्प्रूव द वेंटिलेशन, ये जरूरी है। ठीक है, मैंने कहा किसी अगर अट्ठास से कुंभक करना भी चाहे तो 4 से 6 सेकंड का कुंभक वो कभी भी कर सकती है, इससे ज्यादा मत करो, इसकी जरूरत नहीं है। Is pranayama to be done in the beginning or at the end of yoga session?
ये बहुत अच्छा सवाल है। योगा सेशन मीन्स उनका आसनों का सेशन है। तो वही मैं कहूंगा कि इफ दे फाइंड देयर बॉडी मोर स्टीफ, पेनफुल, है ना, तो आसन भी नहीं हो सकते। तो ऐसे में पहले प्राणायाम कर लो, मन को रिलैक्स कर लो, सो दैट दैट रिलैक्स्ड कंडीशन विल हेल्प टू स्ट्रेच द मसल इजीली। तो बॉडी जब लिथार्जिक ने स्टीप हो, मसल्स अगर स्टीप होते हैं तो पहले प्राणायाम से शुरुआत करो। नहीं तो यूजुअली ये बात सही है कि पहले आसन कर लो और बाद में प्राणायाम कर लो। बस इतना मैं कहूंगा कि जब आसन प्राणायाम ऐसा सेशन है तो आसन और प्राणायाम को 50-50 वेटेज देता हूं। नहीं तो क्या होता है, पहले 55 मिनट तक आसन ही होते हैं और एक लास्ट में 5 मिनट प्राणायाम होता है, तो ये सही प्रोपोर्शन नहीं है। अगर आप आसन और प्राणायाम दोनों करना चाहते हो तो गिव 50-50% इम्पोर्टेंस टू बोथ। तो 30 मिनट आसन कर लो, 30 मिनट प्राणायाम कर लो, ये अच्छा रहेगा। प्लीज टेल समथिंग अबाउट अनुलोम विलोम। अब अनुलोम विलोम जो है उसको हम अल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग बोलते हैं, या हठ योग में उसको नाड़ी शुद्धि प्राणायाम बोला है। Considering all breathing practices, the most effortless breathing is Anulom Vilom. And another thing is that in Anulom Vilom, we have a big chance to prolong the Puraka, to prolong the Rechaka also. And that's why प्राणायाम की जो लंबाई है कि जिसमें सांस जितने लंबे समय तक हम एक्सपांड कर सकते हैं, तो वो अनुलोम विलोम में स्वाभाविक है। क्योंकि दो नासिका से हवा ले रहे हैं, वो अगर एक नासिका बंद करके एक ही नासिका से ले रहे हैं तो डबल टाइम लगेगा। वही एक नासिका से छोड़ रहे तो डबल टाइम लगेगा। सो दैट मीन्स देयर इज एन एडवांटेज दैट यू कैन प्रोलॉन्ग द पूरक एंड रेचक। और कंपैरेटिवली जो मस्कुलर इफोर्ट है वो अनुलोम विलोम में कम है। इसलिए लंबे समय की जो प्रैक्टिस होती है, आगे जाके जो 2-2, 3-3 घंटे का अभ्यास है वो अनुलोम विलोम के सहारे किया जाता है। इसलिए जो रेशो जो बताया है वो केवल और केवल अनुलोम विलोम में बताया है। यू कैन फॉलो इन अदर प्रैक्टिस आल्सो, बट मोस्टली इट इज एक्सप्लेन्ड इन अनुलोम विलोम एज इट इज मोर इफोर्टलेस। इसलिए वहां रेशो अच्छे से हो जाएगा। अब बात ऐसी है कि अनुलोम विलोम सिग्निफिकेंट कैसे करें, क्योंकि अनुलोम विलोम में एक कंडीशन है जो पूरी होनी चाहिए, दैट मीन्स देयर शुड बी इनफ फ्लो और सिग्निफिकेंट फ्लो फ्रॉम बोथ नॉस्ट्रिल। एक 50-50% भी दोनों नॉस्ट्रिल ओपन है तो भी आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं, बट व्हेन वन नॉस्ट्रिल इज ब्लॉक्ड देन यू कांट फॉलो। और वही कसरत हो जाती है कि sometimes right nostril is blocked, sometimes left nostril is blocked, and they try to inhale and throw that air through that blocked nostril, or they try to inhale the air from that blocked nostril, और उस वक्त एक uneasiness लगता है। और इसलिए ग्रुप में अगर अनुलोम विलोम दिया तो जिन लोगों के नॉस्ट्रिल्स ब्लॉक्ड है वो 2-3 ब्रीदिंग के बाद यहाँ वहां देखते रहते हैं ऐसे और छोड़ ही देते हैं, प्रैक्टिस नहीं हो पाता। इसलिए मैं कहता हूं कि अनुलोम विलोम तब करो जब आप दोनों नॉस्ट्रिल का फ्लो जो है हवा का वो इजी महसूस कर रहे हो सकता है बिगिनिंग में नहीं है तो पहले ब्राह्मरी उज्जाई ऐसे कर लो, और बाद में एक 10 मिनट का जो प्रैक्टिस मैंने बताया, पहले 5 मिनट उज्जाई, बाद में 5 मिनट ब्राह्मरी। उसके बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि आप दोनों नासिका खुल गई है तो या तो स्लो डीप ब्रीदिंग कर लो दोनों नासिका से और दोनों नासिका से छोड़ दो, या अनुलोम विलोम कर लो। दिस इज द राइट टाइम। इसलिए जो 20 मिनट का प्रोग्राम बताया उसमें से पहले 10 मिनट आप उज्जाई और भ्रामरी में ले लो, और आगे के 10 मिनट या तो अनुलोम विलोम कर लो या तो दोनों नासिका से स्लो डीप ब्रीदिंग करो। अब अनुलोम विलोम में एक बात है कि जो सांस अंदर ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं वो स्लो होनी चाहिए एज पॉसिबल, क्योंकि अगर आपने एक नासिका से थोड़ा स्पीड में अगर सांस ले ली तो वो एक फ्रिक्शनल साउंड होता है। ओके, और मैं कहता हूं कि दैट फ्रिक्शनल साउंड इटसेल्फ इंडिकेट्स दैट यू आर इनहेलिंग फास्टली। ये अनुलोम विलोम का सही तरीका नहीं है। अनुलोम विलोम में सांस जितनी धीमी हो उतनी रखनी चाहिए, और इसलिए हम कहते हैं कि कैसे सांस अंदर ले लो और कैसे सांस छोड़ो
जैसे आप अगर बैठे हैं तो ऐसे सांस ले लो कि आपके बाजू का आदमी आपके सांस की आवाज ना सुने। नहीं तो पूरे अनुलोम विलोम में पूरे हॉल को आवाज सुना देते हैं कि ये मेरा अनुलोम विलोम है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके बाजू वाला व्यक्ति भी आपके सांस की आवाज नहीं सुनेगा। इस प्रकार से सांस अंदर ले लो। और बाद में तो एडवांस स्टेज में हम कहते हैं कि खुद भी अपने सांस की आवाज ना सुनो, ऐसे आप हल्के से हम कहते हैं ना, या कानाचा त्या कानाला पत्ता लागला नाही पाहिजे, तसं की ऐसा होना चाहिए कि लगना ही नहीं चाहिए कि हवा अंदर आ रही है, इतने धीमे से ले लो, एकदम जैसे स्लो साइकिलिंग की रेस होती है वैसे। आगे जाके जो 1:4:2 ये जो रेशियो बताए हैं, वो तब हो जाएंगे जब आप अनुलोम विलोम में धीमे से सांस लेना, धीमे से सांस छोड़ना सीख जाओगे। और उसके लिए ट्रिक वही है कि सांस की आवाज जितनी कम उतनी अच्छी। तो बाद में तो ऐसी सांस ले लो कि आप खुद अपने सांस की आवाज ना सुने, तो अच्छा हो जाएगा। ठीक है। Can pranayama help burn calories in normal person? Yes, actually you see कि कैलोरी बर्न करना ये मॉडर्न एस्पेक्ट है। दैट मीन्स इन ओबेसिटी वो हमेशा कहते हैं कि आपके कैलोरीज बर्न कर लो, बात सही है। अब प्राणायाम जिन्होंने रेगुलर किया है, हठ प्रदीपिका ने कहा है कि जो व्यक्ति 4 से 6 महीने तक रेगुलर प्राणायाम करता है, उसके अंदर की चर्बी जो है वो भी हट जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि प्राणायाम जो है उसमें ऐसी हाइपर एक्टिविटी नहीं है जो आप एक्सरसाइज से कर रहे हो, लेकिन प्राणायाम के कारण स्ट्रेस रिलीव होता है। और दूसरी बात कि आपका जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक का बैलेंस है वो अच्छे से जुड़ जाता है और मेटाबॉलिक स्टेबलाइजेशन आता है। तो हाइपोथैलेमस कैन मैनेज प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, फैट मेटाबॉलिज्म एंड शुगर मेटाबॉलिज्म इन ए प्रॉपर वे। तो यहाँ आपके जो हार्मोनल सिस्टम है वो संतुलित हो जाती है। इसके कारण आपका फैट का जो यूटिलाइजेशन है वो अच्छे होने लगता है। इसलिए रेगुलर प्राणायाम करने के बाद एक स्लिमनेस आ जाता है। लेकिन वपुः कृशत्वम शरीरस्य, यानी जो 6 महीने रेगुलर प्राणायाम करता है दिन में 4 बार, उनमें चर्बी अनावश्यक जो है वो झड़ जाती है। अब बॉडी का फैट कम करने के लिए 3 तरीके हैं। एक मेटाबॉलिज्म बढ़ाओ, वो एक्सरसाइज में होता है, जॉगिंग, रनिंग और बाकी के सारे एक्सरसाइज। दूसरा है मेटाबॉलिज्म एकदम कम कर लो, तो फास्ट में होता है। और तीसरा जो तरीका है कि मेटाबॉलिज्म को संतुलित कर लो, वो प्राणायाम है। तो देयर आर 3 वेज टू बर्न द कैलोरीज एंड टू मैनेज द ओबेसिटी। इसमें प्राणायाम का एक तीसरा वे है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आज हमने जो प्राणायाम की चर्चा की है, तो ये यहाँ अगर योगा टीचर्स है तो उनको भी एक गाइडेंस मिलेगा कि दे कैन मेक द प्रोग्राम ऑफ प्राणायाम एंड वेरी सेफली वी कैन गिव थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। तो ज्यादा कुंभक के चक्कर में पड़ने के बजाय सिंपल पूरक रेचक के सहारे अगर हम आगे जाएंगे तो देर इज नो एनी कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर प्राणायाम, फॉर दैट सिंपल प्राणायाम शी कैन फॉलो फ्रॉम 2nd मंथ to 9 मंथ, अंतिम दिन तक वो प्राणायाम कर सकती है। इवन मैं कहूंगा कि ड्यूरिंग लेबर ऑल्सो अगर थोड़ा सा एग्जॉशन हो रहा है तो बीच बीच में थोड़ा सा स्लोली ब्रीदिंग करके उसको हम काम डाउन कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं बॉडी के मसल्स को। Ma'am, can we take one last question? हाँ, Yes. Okay. Yes, please. Sir, it was a very nice session. This is really added an knowledge to our existing little bit of knowledge that we had. But one question I have, whenever we take sessions, we do a little bit of pranayama for our students. Many of my students have always come across saying they have this, one of us participant had asked, if they have a choked nose, then they cannot do any kind of pranayama in a systematic manner, and then they feel fatigue or they get the heaviness in the headache and many other things, and they cannot follow our instructions. So in that case, I think it's if we think logically, it's good to go with the nasal kriyas that we know. But is it advisable, the same thing advisable for the pregnant ladies also?
Is this the routine that we should follow in case if they have such kind of complaint? हाँ, लेकिन हमारे पास ऑप्शन है, जैसे मैंने ओम चैंटिंग बोला, याहू ब्रीदिंग बोला, तो जब नाक चोकअप हो जाता है तो ओम चैंटिंग उनके लिए बहुत इजी रहेगा. एक्चुअली इन द टाइम ऑफ वेदा द ओम चैंटिंग वाज कंसिडर्ड एज अ प्राणायाम, वैदिक प्राणायाम. आजकल हम जो प्राणायाम कर रहे हैं पूरक, कुंभक, रेचक, वो तांत्रिक प्राणायाम बन गया, तांत्रिक एंड हठ योगी. बट बिफोर दैट इन द टाइम ऑफ वेदा टू चैंट ओम एज लॉन्ग एज पॉसिबल वाज द प्राणायाम. बाद में क्या हुआ, ओम के साथ साथ कुछ मंत्र जो है वो एक एक्सहेलेशन में पढ़ लो. जैसे ओम नमः शिवाय है तो पहले सांस ले लो और फिर छोड़ते वक्त ओम नमः शिवाय, तो एक लंबा रेचक हो जाएगा. तो इन दोज डेज दैट ओम चैंटिंग और ओम विथ मंत्रा वाज द प्राणायाम. तो मैं कहता हूँ कि ऐसे चोकअप कंडीशन में पहले ये ट्राई कर लो ओम चैंटिंग, वो अच्छा रहेगा. और ओम करते करते बाद में नासिका अपने आप खुली हो जाती है. आप देखो ओम चैंटिंग हो या ब्राह्मरी हो, वो करते करते अपने आप दोनों नासिकाएं खुली हो जाती है. तो फिर बाकी का प्राणायाम शुरू कर सकते हैं. ओके सर. जिन लोगों को नासिका चोकअप है उनको कहते हो जब तक नासिका खुलती नहीं तब तक ओम चैंटिंग करते रहो. जैसे खुलेगी आप यूजुअल प्राणायाम शुरू करो. ठीक है. ओके, सो थैंक यू सो मच सर. बहुत ही आपका जो लेक्चर रहता है वो ऐसा होता है कि हम बस सुनते रहे, कितनी भी देर चले तो भी हमें ऐसा लगेगा कि सुनते रहे. नूतन मैडम, तो एक क्वेश्चन ऐसा है कि ये मुझे भी समझ में नहीं आया कि लैमेज ब्रीदिंग इन प्रेगनेंसी. हाँ हाँ, LAMAZ लैमेज यस, लमाज ब्रीदिंग. हाँ, लमाज ब्रीदिंग इन प्रेगनेंसी. हाँ, वो जरा मुझे भी नया पॉइंट है मेरे लिए. ओके, वो क्या होता है आप ही बताइए तो. ओके ओके ओके, ठीक है, हम नेक्स्ट टाइम कवर करेंगे वो. तो अभी के लिए इतना सारा दे दिया है आपने नॉलेज की वो अभी डाइजेस्ट करने के लिए टाइम लगेगा. तो इन समरी व्हाट आई कैन जस्ट शेयर, you know, what Dr. Bhalikar has taught us today is importance of behavior. You know, if you want to develop healthy and value added, you know, person in your family, and if you start, you know, practicing this pranayama, right, you know, as soon as you got to know that you are pregnant, from that moment you should start practicing pranayama and all yoga practices. Second, which pranayama should be done? So Ujjayi, Bhramari, Lom Vilom pranayam, these are really important to start it with. Ujjayi, as sir said, that it increase the capacity of inhalation. Bhramari, it also help us to work on the exhalation capacity, and that's how we can combine both in pregnant women. Third, chanting, Om chanting, how it helps to expand your capacity of lungs. Then Yahoo breathing, something new, which is sir always actually teach us, but this also you can add during pregnancy. If you have client and you can give this, it can be fun activity as well as it can be practice of giving that internal massage to your lungs and stimulate those happy hormones. Other than this, there are a lot of points scientifically explained. It was scientific, but it was very simple, you know. So that's the beauty of Dr. Bhalikar's lecture. I hope everybody has helped in this. Shilpa, do you want to say anything? Any points if you have noticed and written, so that. Ma'am, written, like I have 4 pages written. So it's not worth for me saying anything beyond Bhalikar sir, what he said, but I have jotted down everything that he has said, and I'm sure other participants have also taken a lot of knowledge out of this, and you have summarized. Wonderful. Yeah, you have summarized this session. So, you know, it was very important to know the physiological aspects of pranayama, the way sir explained in this session. So that was most important to know. Yes. So psychology and physiology both has been covered here. Last important things that pranayama, if it is practiced under the guidance of
expert or the doctor, then it will be beneficial, as sir told you everything, and then you can start. But without guidance, if you just listen this lecture and start doing this on your own, and if you are pregnant, then there are chances you may create some problem instead of benefits. So it is important that you should always consult your local doctor, check yourself, and understand the importance of pranayama. It can give you powerful benefits to you and your baby. With this note, I think we can conclude today's topic. Thank you so much, Dr. Bhalekar. And we would love to have you frequently. I can, ask those students if they find it, wonderful topic, and continue further again in pranayama, because you have written book. And again, who have joined late, I want to show all of you this book. This is a very beautiful book, which every yoga teacher should have in their, library. And I love every time whenever I open just any page, I feel like just, learning something new. He has also written Anatomy and Physiology of Yoga. So both the books are available in Kaivaladham as well as on Amazon also it is available. You can buy that. Gomti ji, name of book is Pranayam, Mudra and Meditation. Okay. And another book name is Anatomy and Physiology of Yoga. Just type the name of Dr. Sharad Chandra Bhalekar and write this, pranayam or anything. You will get that details on your on Google. Okay. Okay. So you must buy and understand. Yes, sir. ये तीसरा बुक जो विपश्यना का जो Vipassana, yes. Vipassana. Sir, so at this moment, I will send some soft copy of this book. You can send to our all students. Yes. There is a wonderful book which is already published, and soft copy sir has shared with me earlier. So I will definitely share with you all, whoever this 12th student. Okay, this will be gift for you because you have attended this lecture. Thank you so much for your time and your knowledge. Thank you. Thank you all. Thank you very much. Thank you ma'am. Thank you sir. Thank you ma'am. Thank you. Bye. Take care.